हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम कुछ ऐसा चीज़ बताएंगे जो बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि पिछले जो भी एग्ज़ाम हुआ उसमें कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर का निचोड़ क्या है। और लास्ट में इसका निचोड़ का 2 पेज है, ज़रूर आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। इसमें ये अध्याय 9 है जो क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री है। इसमें हम जानेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्रियों के बारे में। जैसे हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और रोम के बीच जो व्यापार संबंध था वो किसके उसका ऐतिहासिक स्रोत क्या है, कैसे हम लोग जाने कि रोम और भारत के बीच व्यापार हुआ था। और फिर ये भी जानेंगे जो प्राचीन काल का मितभांड था, कौन सा मितभांड किस काल से मिला है। और जो संगमकालीन इतिहास में 3 राज्यों का विशेष चर्चा है, जो चोल, चेर और पांड्य है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर इसमें देखेंगे कि सातवाहन वंश के बारे में भी जानकारी मिलेगी। फिर इसमें देखेंगे कि उस समय सिल्क मार्ग पर किसका अधिकार था। फिर देखेंगे कि सिल्क जो रेशम बनने का तकनीक था वो कहाँ विकसित हुआ, कब हुआ, ये सब जानकारी लेंगे। तो और तीर्थयात्री के बारे में भी जानकारी लेंगे, जैसे फयान, सुंगयुन, भैंसांग किसके शासनकाल में आए। ये सब वेरी इम्पोर्टेंस है। और इसका निचोड़ जो है आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के समय ये छोटा नोट डाउन आपका बहुत बड़ा काम करेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं। हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े हैं जो लाल रंग पे जो काली रंग का चित्रकारी होता था वो हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली है। चित्रित धूसर मृदभान उत्तर वैदिक काल से मिली है और उत्तरी काली पॉलिश मृदभान मौर्य काल से मिला है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये विभिन्न स्थानों पर कैसे पहुँचा। तो देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च। और रोम में काली मिर्च को काले सोने कहा गया है। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने सिक्के मिले हैं। इसके यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार संबंध था। और एक चीज़ ये भी बताना चाह रहे हैं कि एक बुक है जिसका नाम है पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, जिसका लेखक अज्ञात है, लेकिन कहा जाता है कि वह नाविक रहा होगा। इस किताब से हमें भारत और रोम के संबंधों की जानकारी मिलती है। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं। इसमें एक कविता है। इस कविता में 2 लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जैसे दक्षिण सागर से क्या? मोती, और पूर्वी सागर से मूंग। ये 2 चीज़ याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस समुद्र तटों से लगे राज्य। इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ी तटीय प्रदेश हैं। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदाने हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदर क्या है? तो ये 3 मुखिया को बोला जाता है, जो चोर, चेल और पांड्य था। चोर, चेल और पांड्य के बारे में बोला जाता है। चोल राज का राज्य चिन्ह क्या है? बाघ, और राजधानी कहाँ था? तांजोर। और संगम कालीन में चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक कौन था? करिकल। और करिकल के बारे में कहा जाता है कि एक पतिन पहले कविता के रचयिता को 16 लाख स्वर्ण मुद्रा उपहार में देता है। और करिकाल जो है ना, कावेरी पट्टनम का स्थापना किया था। चेर राज्य की राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? धनुष। राजधानी कुरुएयू। चेर राज्य का पहला ऐतिहासिक शासक उदयन जेरल था। सबसे महान शासक चेर राज्य का कौन था? सेन गुटवन। पांड्य का राज्य चिन्ह क्या था? कार्प, मछली, और राजधानी मदुरई। पांड्यों का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय शासक कौन था? नेडुजेलियन। इसी के बारे में है। ये मुख्य लोगों से नियमित कर बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास इलाकों में शुल्क वसूलने जाते थे।
इनमें से कुछ धन वे वापस रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाही और कवियों को बांट देते थे। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, यानी कि कर नहीं लेके उपहारों की मांग करते थे। ये याद रखने की चीज़ है। कभी कभी ये अपने सैनिकों अभियानों पर निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से कुछ वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो कीमती जवाहरात और सोने, घोड़े और हाथी रथ जैसा सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके बारे में हम बोले हैं कि जो करिकल था 16 लाख स्वर्ण सिक्का दिया था। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। सातवाहन का स्थापना कौन किया था? सिमुक। सिमुक किया था। और पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम। सबसे महान एवं शक्तिशाली राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। भारतीय इतिहास में धार्मिक मठों अथवा संघों को दान देने की शुरुआत गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले कौन सा अधिकार किया था? वशिष्ठपुत्र पुलमावी, इसीलिए इसको प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। अब रेशम मार्ग के बारे में कहा जाता है। रेशम मार्ग इसको क्यों कहा गया? क्योंकि चीन के जो व्यापारी थे रेशम को घोड़ा पे लाद कर इस मार्ग से दूसरे राज्यों में पहुंचाते थे, इसलिए इसको रेशम मार्ग बोला गया है। चीन पर उस समय हान वंश का शासक था जिसका सेनापति पांचाऊ था। कनिष्क पांचाऊ से हान वंश की राजकुमारी से शादी करने की इच्छा व्यक्त की और मना करने पे ये युद्ध लड़ते हैं जिसमें कनिष्क की पराजित हो जाती है। फिर दोबारा सुंगलुंग पर्वत यानी हिमालय पर्वत को पार कर चीन पर आक्रमण करते हैं। कनिष्क इसमें विजय हो जाता है एवं रोम अथवा सिल्क मार्ग पर नियंत्रण हो जाता है। इसीलिए यह सिल्क मार्ग रोमन साम्राज्य अथवा चीन के मध्य होने वाले व्यापार का प्रमुख मार्ग था। इसलिए कुषाणों को ढेर सारे सोने एवं चांदी तथा तांबे के सिक्के प्राप्त हुए जो उनकी आर्थिक समृद्धि का कारण बनी। रेशम बनाने की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकास हुआ? चीन में, और 7,000 साल पहले। चीन में और 7,000 साल पहले। इन तकनीकों को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा और अपने रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। देखिए रेशमी मार्ग क्यों कहा गया? क्योंकि ऊँटों या घोड़ों के पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे, और जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे उसे रेशम या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा था क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानों रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। यही सब है। अभी इस शुल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया को होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती है। फिर यह यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कुषाण थे। ये इम्पोर्टेंस है। कुषाण सोने सिक्के जारी करने वाले प्रथम शासक कौन थे? कुषाण। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग क्या करते थे? ये बौद्ध धर्म के बारे में है। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचनाकार कौन था? अशोक घोष। और कनिष्क का दरबारी कवि था। इस बार जो सचिवालय का एग्जाम हुआ उसमें पूछा था कि बुद्ध चरित्र किस भाषा में है, तो ये संस्कृत भाषा में है। और किसका दरबारी कवि था? कनिष्क का। कौन था? अशोक घोष। जिसके बारे में है, ये सब जो बौद्ध के बारे में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं।
और बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक दक्षिण पूर्व एशिया अन्य भागों में फैल गया था। थेरवाद नामक धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित है। कौन? थेरवाद नामक। ये पूछ देगा कि थेरवाद नामक कहाँ प्रचलित था, तो दक्षिण एशिया में प्रचलित था। और तीर्थयात्री के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे फयान, सुंगयुन, हेनसांग। फयान जो है 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। यह स्थल मार्ग से आता है और समुद्री मार्ग से वापस चला जाता है। इसका यात्रा वृत्तांत क्या था? 4 की और 15 वर्षों तक भारत में रहता है। सुंगयुन किसके काल में आया था? 518 एडी में, स्कंदगुप्त काल में। और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में आया। यात्रा वृत्तांत क्या है इसका? सीयू के। हर्षवर्धन कनौज और प्रयागराज में धर्म सभा का आयोजन किया और कनौज धर्म सभा का अध्यक्ष हेनसांग 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और कनौज धर्म सभा का अध्यक्ष कौन था? हेनसांग। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये फयान चीन वापस कैसे लौटे? देखिए, फयान जो था वो स्थल मार्ग से आता है लेकिन समुद्री मार्ग से वापस जाता है। फयान अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपना यात्रा बंगाल से शुरू किया। तो ये इम्पोर्टेंस है, कहाँ से शुरू किया? बंगाल से। व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा, मुश्किल हुआ तो क्या हुआ, जैसे जहाज जब समुद्र के रास्ते में डूबने वाला था तो जहाज पर रखे सामान को नीचे फेंक देता है, जिससे जहाज डूबने से बच जाता है। इसमें यही चर्चा है। हेनसांग भूमार्ग चीन वापस लौटता है। और हेनसांग किस मार्ग से? भूमार्ग से। ये फयान समुद्र मार्ग से। 20 घोड़ों को लाद कर ले गया था हेनसांग। नालंदा उस समय शिक्षा का विशिष्ट केंद्र था। और यहाँ हेनसांग जो है ना, नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक अध्ययन किया था। ये भक्ति के बारे में है। इन्हीं दिनों देवी देवताओं को पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। इन देवी देवताओं को पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो ऊंच नीच, धनी गरीब, सबके लिए, स्त्री पुरुष सबके लिए खुला था। और भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ कौन था? भगवत गीता। ये सब है। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों और यूनानियों के द्वारा है। हिंदू शब्द किसके द्वारा? अरबों और यूनानियों के द्वारा। पीछे भी हम लोग पढ़े हैं। और चलिए अब हम देखते हैं, इसमें यह है कुछ। अश्वघोष किसको बोलते? अश्वघोष बुद्ध चरित्र का रचयिता था। ह्वेनसांग यानी हेनसांग चीनी यात्री थे। मूवेंदार किसको कहता है? चोल, चेर और पांडे को। दक्षिणापथ के स्वामी सतवाहन शासक। और बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म था। बोधिसत्व महान है। इसको हम लोग पढ़े हैं तो बना भी सकते हैं। मूवेंदार जो शब्द था चोल से था। अश्वघोष क्या था? अश्वघोष बुद्ध चरित्र की रचनाकार था। बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म था। और स्वयं ह्वेनसांग चीनी यात्री थे। और दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन थे। रेशम बनाने की कला कब खोज गई? 7000 साल पहले। चोर, चेर और पांड्य 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फयान 1600 वर्ष पहले। स्वयं 1400 साल पहले। अब चलिए अपना नोट्स में जो बनाया है उसको आप जो लोग जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं। गुलाबी रंग का मितभान जिसका ऊपरी तल लाल रंग और उस पर काले चित्र किसका है? हड़प्पा सभ्यता का। काले में लाल मितभान ऋग वैदिक काल का। चित्रित धूसर मितभान उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल और मौर्य काल, तीनों काल तक पीजीआर था। NBPW मौर्य काल तक। मूवेंदार 3 मुखिया चोल, चेर, पांड्य सब था। चोल का राजचिन्ह बाघ और राजधानी कहाँ था? तंजौर। और सबसे पहला ऐतिहासिक कौन था? एलन जेन चीन।
और प्रथम था इलेंजियन चिली। संगमकालीन चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कौन था? करिकाला। यही ने पतिन पहले कविता के रचयिता को 16 लाख स्वर्ण मुद्रा उपहार में दे देता है। कावेरी पट्टन का कौन किया था? करिकाल। चेर राज्य की राष्ट्रीय चिन्ह धनुष। ये जो चिन्ह है ना उसको याद जरूर रखिएगा। चेर राज्य का पहला ऐतिहासिक शासक उदयन जेरल था और सबसे महान सेन गुटवन था। पांड्य का राज्य चिन्ह कार्प मछली और राजधानी मदुरई था। मदुरई अपने बहुमूल्य मोती और उत्तम कोटि के वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। पांड्यों का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय शासक कौन था? नेडुजेलियन था। सातवाहन। सिमू का स्थापना किया था। पहला महत्वपूर्ण शासक सातकर्णी प्रथम था। सबसे महान और शक्तिशाली गौतमीपुत्र सातकर्णी। भारतीय इतिहास में धार्मिक मठों अथवा संघों को दान देने की शुरुआत किसने किया? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। इसको याद रखिएगा, दान देने की प्रथा यह गौतमीपुत्र सातकर्णी है। आंध्र प्रदेश पर सर्वप्रथम अधिकार वशिष्ठिपुत्र पुलमावी किया था, इसीलिए इसने आंध्र सम्राट कहा जाता है। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र था। शक संवत 78 AD में है। और क्यों कनिष्क का राज्यरोहण था? अब भारत के पंचांग में कब शामिल हुआ? 12 मार्च 1997 में। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चीन पर हान सांग का शासक था, सेनापति पांचाओ था। वही राजकुमारी से शादी करने की इच्छा जाहिर करता है, मना करने पर युद्ध करता है कनिष्क, जिसमें हार जाता है। दोबारा करने पर ये जीत जाता है, जिससे उसको सिल्क मार्ग पे अधिकार हो जाता है, जिससे बहुत से चांदी, सोने और तांबे इसको सिक्के प्राप्त हुए। ये सब बनाने की तकनीक लगभग आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासकों में कुषाण थे। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष बुद्धि के रचनाकार थे, संस्कृत में लिखे थे। भारत और रोम के संबंधों की जानकारी पेपल शब्द एथेंसी अज्ञात लेखक जो नाविक रहा होगा। फयान 399 AD चंद्रगुप्त के समय आया। यह स्थल मार्ग से आता है और समुद्री मार्ग से जाता है। सुंगयुन स्कंदगुप्त से हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। और वृत्तांत क्या? सीयू के। हर्षवर्धन कनौज और प्रयागराज के धर्मसभा का आयोजन किया। कनौज धर्मसभा का अध्यक्ष कौन था? हेनसांग। 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा। चलिए दोस्त, आज यहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 10 और उसमें उसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए दोस्त, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।